चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताओ, क्या बोला मैंने तुमको? रिलेशन बिटवीन, हाँ, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बराबर। स्मॉल जी को मालूम है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है, बराबर। चलो देखते हैं, बहुत इजी सा डेरिवेशन, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। देखो कल मैंने तुमको एक चीज़ दिखा, एक कंसेप्ट सिखाया था, जब एक बॉडी को अर्थ के सरफेस पे रखते हैं तो उसमें एक स्टेटमेंट याद कराया था, याद है? कंसिडर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, वो सब रहेगा, वैसी लॉजिक है। सबसे पहला पॉइंट वही है। सबसे पहला पॉइंट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अर्थ, बराबर। अर्थ के सरफेस पे हमने एक बॉडी को रखा है, बराबर। कैसा रखा है बॉडी को? अर्थ के सरफेस पे। समझो ये अर्थ, बराबर। इसके सरफेस पे एक बॉडी हमारे पास यहाँ पे। बॉडी का मास स्मॉल एम, अर्थ का मास कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। याद कराया था ना ये सब चीज़, ये सब याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो पॉइंट याद है इसमें? बोलो क्या बताओ? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम केप्ट ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस। ये लिखना पड़ेगा तुमको, पहला पॉइंट यही रहेगा, समझा? फर्स्ट पॉइंट ये है। फिर डायग्राम बनाएंगे। अब देखो क्या होता है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा ना यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ ये बॉडी को खींचेगा अपनी तरफ, ऐसा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो बॉडी के वेट से मैच हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो किससे इक्वल रहता है हमेशा? वेट ऑफ द बॉडी। याद रखो, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, तो ये जो बॉडी का वेट रहेगा, वेट वो किससे इक्वल हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ना। वेट किससे इक्वल होता है? हमेशा, बराबर। ये फ्री फॉल वाला कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे, समझा? पॉइंट में क्या ना, मैंने पहला पॉइंट तुमको याद है क्या? फर्स्ट पॉइंट समझा क्या रहेगा? मैंने लिखा नहीं, लेकिन तुमको फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम केप्ट ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ये पहला पॉइंट है, समझा? फर्स्ट पॉइंट क्या है? चलो फिर बनाना पड़ेगा तुमको डायग्राम। डायग्राम के बाद अब मैथमेटिक्स चालू करेंगे। मैथमेटिक्स क्या है? ये जो बॉडी का वेट है, बराबर, ये किससे बैलेंस हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। समझ में आ रहा है? बॉडी का वेट किससे बैलेंस होएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो 2 मिनट के लिए। बोलो, वेट का फॉर्मूला आता है? वेट का फॉर्मूला मालूम है किसको क्या होता है? वेट कैसे निकालते हैं? बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रहेगा? W का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। मालूम है, ये चीज पढ़ा है 10th में। वेट क्या होता है? mg। W इज इक्वल टू mg, बराबर। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ना, अर्थ पे है ना बॉडी, ठीक है। ये किससे, मैं बताओ किससे इक्वल हो जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स सिखाया था मैंने, कैसे निकालते हैं अर्थ और बॉडी के बीच में। अरे न्यूटन्स लॉ का लास्ट का 2 पॉइंट था ना हमारा, हाँ, उसमें से याद है केस 1 नहीं है। बोलो ये केस में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो क्या रहेगा? जी, बोलो जी, कैपिटल एम, फिर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर की कैपिटल आर प्लस एच द होल स्क्वायर। आर क्योंकि हाइट पे है ही नहीं बॉडी, बॉडी तो सरफेस पे रखा हुआ है। कुछ कैंसिल हो रहा है? देखो अच्छे से, स्मॉल एम कैंसिल हो रहा है। अरे देखो ना, यहाँ से स्मॉल एम स्मॉल, ऐसा कैंसिल होता है आजू बाजू, होता है ना। हाँ, क्या बचेगा बोलो? स्मॉल जी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, समझा ये क्या है? बोलो, समझ गया रहेगा ना? ये है तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर। कहाँ पे? वो अर्थ के सरफेस पे। समझा इक्वेशन 1 कैसे बनाया मैंने? बोलो, इजी है ना, हार्ड थोड़ी है। चलो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट चालू करते हैं। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि यही सेम बॉडी है, लेकिन अब मैं इसको हाइट पे रखता है। किधर रखेंगे इसको? बराबर। तुमको अगर तुम बीच में लिख रहे हो तो स्टेटमेंट लिखना, ये तो तुमको पीडीएफ में मिल जाएगा, बराबर। स्टेटमेंट सिर्फ लिखने का काम करना बस। याद है यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, मैंने बताया तुमको ना, सिर्फ वो स्टेटमेंट होना चाहिए, बाकी तुम लोग यहाँ से देख के बाद में घर पे लिखना, बराबर। चलो सेकंड पॉइंट चालू करते हैं। सेम वही स्टेटमेंट आएगा, लेकिन अब बॉडी कहाँ पे है? हाइट। बनाओ स्टेटमेंट। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, हाँ, kept at a height, kept at height h ना ऑफ h क्या है? इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा तो इंग्लिश ये आना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो स्टेटमेंट बेसिक। कंसिडर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम kept at height h from the surface of earth of mass capital M and radius। आता है ना ये सब चीज? ये पॉइंट तुमको स्टेटमेंट में वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? समझा ना?
ठीक है, आगे देखते हैं। देखो तो ये केस भी वही होने वाला है, जो बॉडी का वेट है वो किससे मैच हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो बॉडी का वेट को किससे डिनोट करते हैं? W से, और ग्रेविटेशनल फोर्स F ना। बताओ वेट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? mg होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे पहले जैसा ही रहे कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बराबर ना। बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H द, समझा? अलग है ना पहले वाले से। अरे पहले वाले में सिर्फ R स्क्वायर आया था, इधर R प्लस H द होल स्क्वायर आया। कुछ कैंसिल हो रहा है? एक चीज देखो ध्यान दो, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h ना। तो मैं इसको GH लिख दूं सफिक्स में, चलेगा? ऐसा मालूम पड़ेगा ना, मतलब वो हाइट पे निकाल रहे हैं हम लोग। चलो तो mm गया, बोलो GH का आंसर G कैपिटल M अपॉन R प्लस H द, समझा क्या कहिए हम लोग ने? बोलो समझा है। ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, समझा? बोलो। अरे इजी कर रहा है एकदम, क्या हार्ड है इसमें, बराबर है? चलो अब दोनों इक्वेशन को लेते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बराबर? पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दो इक्वेशन लेते हैं और दोनों क्या कर देते हैं? ध्यान दे रहे ना सब लोग, समझ में आ रहा है? सबको समझ में भी आना चाहिए। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं? डिवाइड ऐसा करो कि GH ऊपर होना चाहिए और G नीचे। चलो तो मैं ये GH को ऊपर रखता हूँ न्यूमरेटर में, और ये G को मैं नीचे रखता हूँ डिनोमिनेटर में, चलेगा? बोलो GH का आंसर क्या था? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R प्लस H द, समझा ना? द होल अपॉन, बोलो स्मॉल g का आंसर क्या था? स्मॉल g कहाँ गया? G कैपिटल M अपॉन, समझा क्या मैंने क्या किया? अरे मैंने डिवाइड किया सिंपल, और क्या किया? कुछ कैंसिल हो रहा है? GM देखो ना, ये GM और ये वाला GM कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ ये नीचे का R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना। तुम लोग ऐसा हॉरिजॉन्टल मत लिखना, तुम लोग नीचे वर्टिकल लिखना, बरा? समझा? तो बोलो क्या होने वाला? तो ये R स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, क्या बन जाएगा? R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द, वो ये कहाँ गया? वो GM कैंसिल हो गया ना वो, तो समझा? तो समझा तुमको आंसर को क्या मिला है? फाइनल आंसर बोलो। GH अपॉन G का आंसर हमको क्या मिला? R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द, समझा क्या? यहाँ पे हमारा ये डेरिवेशन खत्म होता है। बोलो समझा? ये पार्ट में जो तुमको सिखाया इजी है ना एकदम? अरे फिजिक्स बहुत इजी रहता है, अगर समझ में आया तो बहुत इजी है, समझा? इजी तो है। पहला पॉइंट लिखो, अर्थ के सरफेस पे G निकालो, सेकंड पॉइंट में हाइट पे G निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, GH बाई G मिल जाएगा। आंसर भी याद रख लो, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर, खत्म, सिंपल। समझा कैसे सॉल्व किया ये क्वेश्चन? इजी है ना? सिर्फ दो ही तो स्टेटमेंट लिखने का और क्या करने का, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग ना G का वेरिएशन देखने वाले हैं, मतलब एल्टीट्यूड पे क्या रहता है, बराबर? ये सब देखते हैं। चलो तो एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है अगर हाइट पे हम लोग जा रहे हैं, हाइट पे, बराबर हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। दूर दूर जा रहा है ना अर्थ के सरफेस से, तो उसका अट्रैक्शन उधर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कैसा खींचेगा उसको? समझा? कम हो जाएगा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही लिखने वाला। देखो तो पॉइंट ऐसा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग हाइट पे जा रहे हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मालूम है? एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड मालूम है? लैटिट्यूड। हाँ तो वैसा कर रहे हैं हम लोग जा रहे हैं एल्टीट्यूड पे, ऐसा हाइट पे, बराबर? और देखते हैं कि G का वेरिएशन वहाँ पे कैसा है। देखो तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, वेरिएशन ऑफ G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, बराबर? एल्टीट्यूड के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आता है वो देखते हैं, बराबर? बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, बराबर? स्टार्ट करो, बोलो समझा क्या करने वाले हैं हम लोग सॉल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ G विथ एल्टीट्यूड के हिसाब से G में क्या चेंजेस आता है वो देखने वाले हैं। करते हैं। देखो इसमें ना इसका जो 80% पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी कर दिया, यही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखना पड़ता है, बराबर? ये जो चीज़ है ना इतना फिर से इसमें लिखना पड़ता है, तो मैं फिर से तो नहीं लिखेगा क्योंकि तुमको आ गया ना ये चीज़। इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट, मैं डाल के इधर फोर्थ पॉइंट में आएगा, चलेगा? बोलो करेंगे ना खुद से? तो इसमें जो स्टार्टिंग का 3 पॉइंट है वो सेम एज अबव, बराबर? समझा? इसका मैं इधर लिख देता है, वो तुम लोग समझ लो यहाँ पे कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड जो थर्ड पॉइंट है वो कैसा है? वो ऊपर जैसा है ना। तुम लोग ऐसा मत लिखना भाई, तुम लोग सॉल्व करो इसको, सेम एज अबव,
ठीक है, समझा? स्टार्ट करते, बोलो अभी। अरे वो बार बार क्यों लिखते, समझ में आ गया ना तुमको? आगे बढ़ेंगे हम लोग, बराबर। चलो अब मेन चीज़ है फोर्थ पॉइंट, बराबर। यहाँ पे अलग अलग सीरीज वगैरह लगता है, चलो यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट लगेगा। देखो यहाँ तक तुमको याद है, बराबर, यहाँ तक तुमको याद है। क्या बोला है? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड। मतलब तुमको जीएच का आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए? जीएच का आंसर। देखो कैसे निकालता हूँ मैं आंसर, देखो जरा, देखो ये हमारे पास है ना, ये थर्ड पॉइंट में ये मिला ना हमको। हाँ, फोर्थ पॉइंट जो है, मैं फोर्थ पॉइंट से काम चालू करता है। 1 2 3 पॉइंट सेम सेम लिख देना, बराबर। चलो फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि ये जो GH/G है ना, मैं इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखता। देखो ऐसा बराबर है क्या? देखो मैं इसको लिखता हूँ 1/r + h द होल अपॉन r स्क्वायर। बोलो मैथ्स आता है तुमको? समझ में आया जो मैंने लिखा? ऐसा लिखा जा सकता है क्या? लिख सकते हैं। अरे ये स्क्वायर दोनों का है ना, तो जो नीचे का r स्क्वायर है वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, और ऊपर ही था ना मेरे पास, देखो ना r स्क्वायर। बोलने का मतलब मैंने ऊपर वाले r स्क्वायर को नीचे लेके आ गया, बस, और कुछ नया काम मैंने नहीं किया। समझा है? बोलो हाँ। अब ये r को मैं दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है ऐसा, ये r को हम लोग दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो अगर मैंने इस r को दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट किया तो बोलो ये क्या बन जाएगा? ये बाजू में करता हूँ, बोलो 1/, बोलो क्या बनेगा? r/r आ जाएगा। अरे r दोनों को दे रहा हूँ मैं ऐसा, एक r इसके पास गया और दूसरा r ये h के पास जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? और ये 2 है, बराबर। समझा क्या किया? अरे वो r मैंने दोनों को दे दिया, तो r/r क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला कैंसिल होके 1 हो जाएगा ना। हाँ, तो बोलो हमको क्या मिल रहा है बताओ यहाँ पे? 1/1 + h/r द होल रेज टू 2। समझा ना? अरे मैथ्स है, मैथ्स लगता है पूरा फिजिक्स में मैथ्स लगने वाला है, समझ लो। समझा क्या हुआ? बोलो। अच्छा ये मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल कर रहा है, तुम लोग नीचे नीचे करना। समझा? तुम्हारा काम है नीचे नीचे करो, मेरे पास जगह नहीं, क्योंकि वो को बहुत सारा सिखाना है। समझा ना यहाँ तक? अब देखो मैं क्या करता है, तुमको इतना तो मालूम रहेगा, कोई भी एलिमेंट का जो भी पावर है डिनोमिनेटर में, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊँ तो पावर चेंज हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहेगा तो, मेरे बोलने का मतलब है 1 + h/r का स्क्वायर है इधर। अगर ये सेम चीज़ को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा? -2। अभी नीचे रेज टू 2 है ना, ऊपर गया तो मैथ्स है ना। नीचे अगर 1/x² है तो उसको तुम लोग कैसे लिख सकते हैं? x⁻² लिख सकते हैं। तो ये नीचे का जो स्क्वायर वाला पार्ट है, अगर मैं उसको ऊपर लिखूँ तो वो क्या बन जाएगा? (-2). चलो वही लिखते हैं यहाँ पे। बोलो क्या मिलेगा हमको? GH/G का आंसर बोलो क्या मिल रहा है? 1 + h/r द होल रेज टू। अरे ऊपर का 1 कहाँ गया? ऊपर लेके गया ना मैं, नीचे ये वाले नीचे वाले पार्ट को ऊपर लेके गया तो (-2) हो गया। समझ गया रहेगा तुमको? इतना भी हार्ड नहीं है वो, समझा? अब इसके बाद तुमको एक सीरीज आना चाहिए, वो सीरीज आया तो ही तुम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर। तुमको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, लेकिन तुमको a + b द होल रेज टू -2 का फॉर्मूला आता है क्या? समझा ना? इधर सीरीज लगता है। चलो सीरीज तुमको सिखाता हूँ। देखो चलो कुछ तुम्हारे सिलेबस में वो चीज़ नहीं दिया है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे सिलेबस का एकदम बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स है वो, समझो। लेकिन उधर उसको इधर अप्लाई किए बिना तुम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए। तुम्हारे टेस्ट में उसको डायरेक्ट आंसर दे दिया है, लेकिन वो जब तक समझेगा नहीं तब तक तुमको याद रखना पड़ेगा फिर वो आंसर। साइंस में याद नहीं रहता, साइंस में हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। देखो एक सीरीज देख लो, वो सीरीज तुम्हारे लिए बहुत काम का है। पॉइंट नंबर 5 है, 5th वाला पॉइंट। यहाँ पे मैं तुमको सीरीज सिखाता हूँ। देखो वो सीरीज क्या है। कभी भी a या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1 - x द होल रेज टू -2 आया। ये देखिए एक फॉर्मूला तुमको बता रहा हूँ मैं, 1 - x द होल रेज टू। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 1 - 2x + 3x² - 4x³ + 5x⁴ एंड सो ऑन। पैटर्न समझ में आया तुमको? वहाँ पे पैटर्न समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 जाएगा ऐसा, समझा ना? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है? x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, ऐसा आगे के जाएगा। समझा क्या? ये सीरीज है, बराबर। ये सीरीज को जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ही ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो सकता। समझा? चलो अप्लाई करो इधर 1 के। अच्छा हमारे पास प्लस है कि माइनस है? एक मिनट, हाँ देखो, तो मैं ये तुमको बता रहा था कि ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला में इसमें चेंज है, मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है 1 प्लस का है, 1 + x द होल रेज टू -2 का फॉर्मूला है। वो सीरीज आता है, सीरीज एक्सपांशन, वो है 1 - 2x + 3x² - 4x³ + 5x हो, आगे सो ऑन जाते जाएगा। समझा? फॉर्मूला याद रहेगा? तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना है। 1 के जगह पे 1 है,
प्लस के जगह पे प्लस है, x के जगह पे कौन है, अप्लाई करने आएगा ना, चलो अप्लाई करो। तो मैं किसका आंसर निकाल रहा हूं, GH अपॉन G ना, GH अपॉन G का आंसर निकाल रहे हैं। इसको एक्सपांड करने का ना तुमको, अरे देखो ना, करो इसको एक्सपांड, बोलो कैसे लिखा जाता है, पहले 1 लिखना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर 2, x के जगह कौन था हमारा, तो यहां मैं लिखेगा h/r, समझा, फिर क्या लिखो प्लस 3, फिर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब h/r द, आगे तुमको लिखना है तो लिखो, या तो वैसे तुम्हारे सिलेबस में दिया ही नहीं है, लोग डायरेक्ट आंसर लिख दिए, समझा, फिर भी तुमको समझा रहा है आया कहाँ से उसको, समझा क्या हुआ यहाँ पे, और आगे है बहुत सारा है, सब थोड़ी लिखते बैठेंगे हम लोग, बराबर। चलो एक बात बताओ, h हाइट है ना, r रेडियस ऑफ अर्थ है, बराबर है, 6400 किलोमीटर के सामने वो हाइट बहुत कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा ना, अरे 6400 किलोमीटर कितना, और वो हाइट जो थोड़ा सा रहेगा वो कितना, समझा, तो दोनों में से कौन बड़ा है, r बड़ा है कि h बड़ा है, r बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, इधर देखो उधर नहीं, इधर देखो, h/r ना, कौन बड़ा बताया तुमने, r, h उसके सामने क्या रहेगा, छोटा रहेगा। चलो कोई एक नंबर ले लो, जैसे कि 1/2, समझो h/r का आंसर है 1/2, r बड़ा h छोटा, बोलो 1/2 का आंसर क्या आता है, पॉइंट में कितना आंसर आएगा, 0.5, ये देखो, हाँ ये मैं इसकी बात कर रहा है, h/r दिख रहा है, h/r इसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है मैथमेटिक्स का, ये तुम्हारा h/r है, स्क्वायर निकालो इसका, h/r द होल स्क्वायर, बोलो क्या मिलेगा, 1/, ये तुम्हारा मान में इसका आंसर आएगा 0.25, बराबर है, करके देख लो उतना ही आएगा। एक बात बताओ, स्क्वायर करने पे तुम्हारा आंसर जो है वो पहले वाले आंसर से बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया, पहले 0.5 में था, अब 0.2 में आ गया, समझा। अगर मैं और कर दूं ना, अगर मैं इसका क्यूब निकालूं, क्यूब तो और छोटा हो जाएगा वो, बोलने का मतलब है h/r का जो हायर पावर है ना, हायर पावर, वो उसका आंसर बहुत छोटा छोटा रहता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, समझा, बोलो समझा क्या है, समझा क्या, ऐसे ही नहीं कुछ भी कर रहे हैं, मतलब है क्यों कर रहे हो, h/r एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का अगर मैं हायर पावर निकालू, ऐसे देखो स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, 4th पावर 5th पावर, तो और छोटा छोटा होते जाएगा वो, समझा। अब इस जरूरी थोड़ी कि 1/2 ही रहेगा, इससे बहुत छोटा हो सकता है ना, 1/10 हो गया तो समझो कितना, 0.1, 0.1 का स्क्वायर कितना, 0.001 समझो, ऐसा एक्स्ट्रा 0 ऐड होते जाएगा ना, समझा रहा है, मतलब बोलने का सिंपल मतलब है h/r का हायर पावर को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, समझा। क्यों नेग्लेक्ट किया, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका आंसर छोटा है, छोटा का स्क्वायर किया, क्यूब किया, 4th पावर किया तो और छोटा हो जाएगा, तो काम में ही नहीं आएगा, समझा, ऐसा। तो सिंस h/r इज वेरी स्मॉल ना, छोटा है ना, सिंस h/r इज वेरी स्मॉल, हेंस क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हेंस इट्स हायर पावर ना, हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, समझा ना सबको ये चीज, बोलो समझ गया रहेगा। हाँ तो बताओ क्या नहीं लिखूं मैं, बताओ ये जो सीरीज में क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं, स्क्वायर लिखूं क्या, ये नहीं वो हट जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2h/r। हाँ तो बोलो तुम्हारे पास GH/g का आंसर कितना आया, 1 - 2h/r, समझा क्या, समझा। लेकिन तुमको क्या निकालने बोला था वहां पे, GH निकालो ना यहाँ से, GH बोलो, GH का आंसर, G भेजो इधर, G ना, अरे G डिनोमिनेटर में ना, उधर गया तो इंटू में आ जाएगा, बोलो G इंटू क्या आ जाएगा, 1 - 2h/r, समझा। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, या फिर बोल सकते हैं एट एल्टीट्यूड h, समझा, समझा कैसे किया डेरिवेशन। अरे इजी तो था, क्या नया केस में, स्टार्टिंग का 3 पॉइंट तो वही है, फिर उसको मैं नीचे लेके आया, अरे फिर याद है RR भेजे यहाँ वहाँ, फिर 2 बनाया, ऊपर लेके गया, -2 किया, फिर फॉर्मूला लगाया और हायर पावर नेग्लेक्ट कर दिया, समझा। तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, GH का, समझ में आया ना सबको, याद रहेगा ना तुमको। हाँ यहाँ पे बीच में कोई थियरी नहीं है, जो पहले का था वही एज इट इज स्टार्टिंग का 3 पॉइंट रहेगा और कुछ नया नहीं आएगा, समझा सबको। ये क्या किया हम लोग ने, बोलो। तो हाइट देखो हम लोग ने क्या क्या किया है, हम लोग ने सरफेस पे देखा G, सरफेस पे G का देखो ना आंसर, GM/r², बराबर ना। हम लोग हाइट पे गए और हाइट पे भी G निकाल के रखा, हाइट पे देखो G। अब तुम लोग बताओ तुम्हारा हाइट पे जाके, एल्टीट्यूड पे जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुआ कि बढ़ गया, प्रूफ करके दिखाओ कैसे कम हुआ। देखो मैथमेटिक्स से हर एक चीज प्रूव हो सकता है। निकालो GH का आंसर, बोलो क्या, G मल्टीप्लाई करो अंदर,
g माइनस 2gh बाय g था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर, सरफेस पे, इसमें कुछ नया नंबर ऐड हुआ कि कम हुआ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया ना हाइट पे, समझा क्या? अगर उधर प्लस रहता तो बढ़ जाता, लेकिन वो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता ना, समझा? तुम कहा मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सबसे हायर वैल्यू अर्थ के सरफेस पे होता है, बड़ा सबसे ज्यादा वैल्यू, ऊपर जाएंगे तो कम होएगा, नीचे जाएंगे तो भी, समझा? अभी नीचे डेप्थ के अंदर जाते हैं, डेप्थ अंदर, अर्थ के अंदर होल किया और अंदर जा रहे हैं, और उधर देखते हैं उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है, समझा? एक्चुअल में देखा जाए ना, अर्थ के सरफेस पे भी हर जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग रहता है, पोल्स पे अलग रहता है, इक्वेटर पे अलग रहता है। मालूम है कहाँ पे ज्यादा रहता है पोल्स की इक्वेटर? आज कराऊंगा तुमको मैं, देखते कहाँ पे ज्यादा रहेगा, बड़ा प्रूफ करके दिखाता है। अभी तुमको समझा क्या? हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, सरफेस पे रहेगा तो मैक्सिमम है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पड़ा रहेगा ना। हाँ चलो अब जाते हैं डेप्थ में, जाते हैं अंदर, बराबर अर्थ के अंदर जाएंगे डेप्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 बराबर, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। अब अंदर जा रहे हैं ना, हाइट पे जाके आए ना, कम हो गया, अब डेप्थ में जाते हैं। चलो तो वेरिएशन ऑफ जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ, बोलो क्या, विथ क्या, डेप्थ, मतलब अंदर जा रहे हैं बराबर। स्टार्ट करते हैं, बोलो स्टार्ट करो। चलो तो डेप्थ में अभी निकालने जा रहे हैं। डेप्थ निकालने से पहले देखो, हर बार अगर तुमको हाइट पे निकालना है तो ऐसा नहीं कि खाली तुम लोग जीएच लेके सॉल्व करेंगे। जीएच के नीचे क्या होना चाहिए, जी, मतलब सरफेस मैटर करता है। हर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग सरफेस से कंपेयर करते हैं। देखो ना यहाँ पे इसके आंसर में जी आया ना, तो जीडी के आंसर में जी आएगा। जीडी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन, समझा? चलो वो देखते हैं। तो पहले तो मैं जी निकालता है, जी निकालने आता ना, जी ये क्या, जी निकालने आता ना तुमको। स्टेटमेंट लिखेंगे ना, खुद से लिखेंगे ना। चलो तो बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या लिखने का रहता है, क्या बोलते हैं तुम लोग वो, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m kept on a surface of earth of mass and radius, याद है ना? ठीक है, क्या होता है बोलो, बोलो जल्दी जल्दी। वेट किससे बैलेंस होता है, फोर्स, अरे नहीं बोल रहा है, बोलो ना। वेट बैलेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। वेट का फॉर्मूला mg, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, कुछ कैंसल, mm, बोलो G का आंसर gm अपॉन, अरे वही है, वही तो किया, नया थोड़ी किया मैं, बताया ना हर बार सरफेस से कंपेयर करना ही पड़ेगा। gm अपॉन, समझा? बराबर, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, बराबर ना? रुक जाओ, इधर नहीं, क्योंकि हमको तो जाना है डेप्थ में ना, डेप्थ में जाने का है। तो एक नया कंसेप्ट में यहाँ पे चालू करता है। बोलो इतना समझाएगा तुमको जो बताया मैंने अभी तक। लेते चलो इसको भी इक्वेशन लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, समझा तुमको? ये फर्स्ट हमको जाने का है डेप्थ में, बराबर। डेप्थ और सरफेस से कंपेयर करने का ना, तो मैं ना ये जी के फॉर्मूले में डेंसिटी लाने का ट्राई करेगा। डेंसिटी मान लो, मैं डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ना, वो लाने का ट्राई करेंगे। चलो तो मैं यहाँ पे डेंसिटी लाने का ट्राई करता है। सेकेंड पॉइंट, डेंसिटी जो है ना उसको डिनोट करते हैं रो से। रो मालूम है, रो, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, रो। रो मतलब डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला है बराबर, फिजिक्स बराबर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो इधर देखो, अगर डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अर्थ का मास तो तुमको बराबर वो नहीं मालूम है ना, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए बताओ? वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए कोई भी चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसके शेप को देख के ना। और उसके शेप को देख के ना, अगर मैं तुमको पूछूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, साइड क्यूब, एल क्यूब रहता है ना। अगर मैं तुमको पूछूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH ना। अगर मैं तुमको पूछूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या रहता है, पाई r स्क्वायर h, आता है ना, मेंसुरेशन पढ़ा है ना 10th में। हाँ तो वैसा वॉल्यूम निकालने के लिए तुमको ज्योमेट्री आना चाहिए। अर्थ कैसा दिखता है, स्पीयर, ऑलमोस्ट स्पीयर बोलेंगे हम लोग, बराबर। स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर किसी को आता है क्या, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, बराबर। चलो, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
ध्यान दो इधर, 2/3 आधा होता ना, अरे 4/3 का आधा 2/3, बराबर ना। ठीक है चलो, मुझे वॉल्यूम चाहिए स्फीयर का ना, अरे अर्थ स्फीयर है, चलो बताओ क्या लिखो, बताओ वॉल्यूम के जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब। एक मिनट, इससे थोड़ा इजी मैं कर देता हूँ। देखो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं डेंसिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है मुझे कैसे भी करके जी के फॉर्मूले में, बराबर। तो डेंसिटी किससे हट सकता है, सिर्फ मास से हट सकता है ना। अरे इसमें से कौन सा चीज तुमको वहां दिखाई दे रहा है, सिर्फ एम। तो मैं एम निकालेगा, यहाँ से एम निकालो, पहले बताओ एम का वैल्यू क्या रहेगा, बोलो एम, बोलो ना, भेजो इसको। रो इंटू वी आता है ना मैथमेटिक्स, अगर तुमको एम चाहिए तो ये वॉल्यूम को इधर से इधर भेजना पड़ेगा, ये डिवाइड में यहाँ गया तो इंटू में आ गया, सिंपल। ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, अर्थ का रहेगा ना, अरे अर्थ का डेंसिटी तो अर्थ का वॉल्यूम रहेगा। बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर लिखो कैपिटल आर लिखो, कैपिटल आर। बोलो क्यों, अरे अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर थोड़ी है, समझा। हाँ तो ये किसका आंसर निकाला हम लोग ने अभी तक, एम। ये उठाओ कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में, तो तुम्हारा जी के फॉर्मूले में पूरा क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा अपने आप, समझा। चलो तो यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं एम का वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ। मैं जैसे हॉरिजॉन्टल लिखा तुम लोग वर्टिकल लिखना बराबर बाद में। बोलो क्या आएगा, बोलो जी का आंसर, जी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, तो एज इट इज है। एम की जगह कौन आया, 4/3 पाई, हाँ रो सॉरी रो पाई आर क्यूब, कुछ कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर और इधर का जाएगा ना, क्या क्या बचेगा ऐसा बताओ जिससे पहले मैं नंबर लिखूं, बोलो ना, या तो इसको अलग ही लिखो, बोलो जी का आंसर पहले नंबर 4/3, उसके बाद कांस्टेंट लिखते, कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट पाई, पाई पाई भी तो कांस्टेंट है, बराबर। तुम्हारी मर्जी कैसे लिखो, लास्ट में कैंसिल होने वाला है, बराबर, कैसे भी लिखो। 4/3 लिखा, फिर जी लिख देते, पाई लिखा, जी लिख दिया, बोलो चलो तुम्हारे ही सब जाते। 4/3 लिखा, जी लिखा, फिर रो पाई क्या आर क्यूब, क्योंकि नीचे का आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना, समझा रहेगा मैथ से ये तो, बराबर। 4/3 लिखा, जी लिखा, रो पाई आर सब लिखा ना। तो ये बोलो क्या मिला है तुमको, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ में है कि बराबर सरफेस पे है, अरे डेप्थ किधर, सरफेस पे काम किया, अभी जीडी लाया ही नहीं मैंने, जीडी अभी बाकी है, ये मैं खाली सरफेस पे काम कर रहा है ना, सरफेस। ये फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, सिर्फ मैंने मास की जगह पे मास का वैल्यू डाल दिया, और क्या है, समझा। अब जाते हैं डेप्थ में, अभी मैंने डेप्थ का डायग्राम ही नहीं बनाया, अभी हम लोग सरफेस पे ही थे, अभी कहाँ जाते हैं, अब डेप्थ में जाते हैं। चलो डेप्थ में पॉइंट नंबर 3, तो देखो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी हम अर्थ के कहाँ जा रहे हैं बताओ, डेप्थ में जाएंगे, बराबर, समझा। थोड़ा ये डायग्राम वेग्राम बनाओ मत, तुमको समझाने के लिए, बराबर, ऐसा कुछ डायग्राम नहीं है, ये तुमको समझाने के लिए। अब हम लोग बॉडी को बराबर कुछ डेप्थ में रख देते हैं, बराबर। एक बॉडी है उसको डेप्थ में रख दिया। अर्थ का रेडियस याद है कितना रहता है, कैपिटल आर रहता है ना, मतलब इधर से लेके इधर तक समझो, अंदर कुछ रहेगा यहाँ पे ऐसा रेडियस, ये कैपिटल आर है। मैं कितना डेप्थ गया वो भी बताना पड़ेगा। देखो मैंने ये बॉडी को डेप्थ में रखा है, कुछ इतना डेप्थ में गया, जिसको मैं डी बोलता है, कितना डी डेप्थ में हम लोग गए, बराबर। डी आर से बड़ा है कि छोटा है, देख के लगता है ना छोटा है ना, बराबर ना। हाँ तो समझा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वही है बॉडी, वही है सेम, वही बॉडी का मास क्या था अपना, बॉडी का मास स्मॉल एम ना। अर्थ का मास क्या रहता है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। पहले हाइट पे रखते तो एच पे रखते थे, अब डेप्थ में गए तो कितना डेप्थ में, स्टेटमेंट बोलने आएगा, बोलो। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम केप्ट इन डेप्थ डी ना, केप्ट इन डेप्थ बोल सकते हैं। उधर हाइट में एच बोला था क्या, हाँ, केप्ट इन डेप्थ डी, बराबर। फ्रॉम द, अरे सरफेस ऑफ अर्थ से डेप्थ डी में गए ना, बराबर ना। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास, अरे वही स्टेटमेंट है, कैपिटल एम एंड रेडियस, बोलो वापस एक बार, बोलो। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम केप्ट इन डेप्थ डी ना, केप्ट इन डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग जीडी निकालने का, हमको जीडी लॉजिक वही है, अंदर जाओ तो भी वेट किससे बैलेंस होएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से, बराबर ना। बोलो W की इक्वल टू क्या लिखो बताओ, W इक्वल टू F
बोलो फॉर्मूला W एम जी नहीं, अब मैं एम जी डी लिखेगा चलेगा, जैसे इधर एम जी एच लिखा था, हाइट पे तो एच लिखा, डेप्थ में तो डी लिखेगा, चलेगा ना। बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, देखो कौन सा डिस्टेंस देते मालूम है, बॉडी से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस, बॉडी से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी क्या आर प्लस डी, आर में से अगर मैं ये डेप्थ माइनस करेगा तो ये मिलेगा ना तुमको, तो कितना रहेगा बताओ डिस्टेंस, आर माइनस डी। तो बोलो मैं नीचे क्या लिख दूं, आर माइनस डी द कुछ कैंसल, कौन स्मॉल एम, हर बार कैंसिल, जब मैं ये करेगा स्मॉल एम हर बार कैंसिल। बोलो जी डी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर माइनस डी द, अरे मैच हो रहा है ना, वैसे ही तो है, कुछ नया थोड़ी है बरा, समझा। बोलो क्या किया मैंने अभी तक, ये मेरे लिए बोलो क्या लूँ, इक्वेशन नंबर 3 ना, चलो इक्वेशन नंबर 3 समझा तुमको ये क्या किया मैंने। लेकिन क्या इसमें डेंसिटी दिखाई दे रहा है, डेंसिटी लाने तुमको सिखाया मैंने, डेंसिटी कैसे लेके आते हैं, आता है ना डेंसिटी लेके आने, हाँ अर्थ के अंदर ही गए ना, और पहले की जाते अर्थ के सरफेस पे, डेंसिटी तो सेम ही रहेगा ना अर्थ का, अरे डेंसिटी सेम रहेगा ना, क्या अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा ना, बराबर ना, उसको हम होमोजेनियस पकड़ेंगे, हर जगह पे डेंसिटी सेम रहेगा अर्थ का, तो यही डेंसिटी का वैल्यू मैं इधर यूज कर सकता है कि नहीं, आर आएगा उधर, आर आएगा, आर नहीं, आर माइनस डी क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, आर माइनस डी आएगा, चलो करके दिखाता है, ऐसा नहीं समझेगा, बोलो चलो, ये समझा ना सेकंड पॉइंट, ऐसे ही फोर्थ पॉइंट करेंगे सेम, ये m का वैल्यू ये निकाला, यहाँ से मैंने m का वैल्यू निकाला इधर पुट कर दिया, फिर से मैं m का वैल्यू निकालेगा इधर पुट करने वाले हम लोग, ऐसा चलो दिख रहा ना सबको ये फोर्थ पॉइंट, हाँ तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4, चलो बोलो कैसे सॉल्व करूँ, क्या लिखते हैं हम लोग, हमको मालूम है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, किसका आंसर निकालते हैं, मास का आंसर, बोलो क्या है मास का आंसर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तुमको आता है ना, बोलो जल्दी फटाफट, कैपिटल एम एज इट इज रो, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम फॉर्मूला बोलो क्या था, 4/3 पाई, एक मिनट रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, देखो मास निकाल रहे हैं, तो अब हम लोग सिर्फ इतना मास कंसिडर करेंगे ना, अर्थ का ये वाला मास कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, अरे चलो बोलने का मतलब क्या, सुनो ये देखो थोड़ा इजी करता हूँ तुम्हारे लिए, ये दिख रहा है इतना पार्ट, तुम्हारा बॉडी यहाँ पे ना, तो 4/3 पाई चलेगा, उसकी बाद याद है हम लोग क्या करते हैं, रेडियस का क्यूब ना, अरे स्पीयर में रेडियस स्मॉल आर था, इसके लिए तुमने 10th में पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ तुम्हारे ये स्पीयर का रेडियस क्या है, रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी, समझा क्यों लिखने वाला मैं ऐसा, तो बोलो क्या लिख दूं बताओ, आर माइनस डी द क्यूब ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, समझा, बोलो, अरे नहीं समझ आ रहा है क्या तुमको, आता नहीं ना चाहिए, बहुत इजी चीज़ है ये हार्ड नहीं है, ये अगर हार्ड लगा तो आगे कैसे होगा, समझा रहेगा तुमको ये सब चीज़ ना। ये क्या निकाल दिया बोलो मैंने, क्या निकाला, m उठा कहाँ पुट कर दूँ, इधर ऊपर ना, और क्या बनेगा बताओ, इक्वेशन नंबर 4 ना, 3 बन गया ना, चलो बनाते हैं इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ पॉइंट में इक्वेशन नंबर 4 बनना चाहिए। तो सिंस, अच्छा कौन सा इक्वेशन यूज करूं, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज किया था, इधर क्या यूज करूं, 2 की 3, 2 तो मेन इक्वेशन है हमारा जी का, ध्यान दे रहे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या है इक्वेशन नंबर 3, किधर गया ये ना, जी डी, बोलो जी डी क्या था, जी डी कैपिटल जी नहीं, अपॉन क्या था पहले से, आर माइनस डी का होल स्क्वायर ना, आर माइनस डी का होल स्क्वायर पहले से है, मैं सिर्फ m का वैल्यू उठा के पुट कर रहा है यहाँ पे, बोलो क्या लिख दूं, पाई था, सॉरी रो था, पाई था, 4/3 भी था ना, और क्या था, होल क्यूब, समझा, अरे ये वैल्यू तो लिखा है, क्या नया लिखा, वही तो लिखा ना, वो आगे पीछे थोड़ा हो गया, समझो 4/3 पाई आगे पीछे हो गया, क्या कैंसिल होएगा, जैसे पहले आर स्क्वायर कैंसिल हुआ था ना, आर स्क्वायर ये क्यूब के साथ, वैसे भी इधर का स्क्वायर ये क्यूब के साथ जाएगा ना, एक आर माइनस डी बचेगा ना, बोलो क्या क्या बचा, जी डी विल बी इक्वल टू, इसके जैसे लिखो, कैसे लिखा था हम लोगों ने, पहले 4/3 लिखते ना, 4/3 पहले लिख दिया, फिर क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे, जी कैपिटल जी मेरे पास भी है, फिर क्या लिखा था, रो भी है मेरे पास,
फिर वो एक जो बचा, क्या बचा इधर, आर थोड़ी आएगा अभी, आर माइनस डी आने वाला है, आर माइनस डी, बोलो समझ, पाई बच गया। इधर कहाँ लिखा था पाई, अच्छा पाई था, तो यहाँ पे पाई, फिर बाजू में क्या, आर माइनस डी, समझा, बोलो समझ गया रहेगा, इतना भी हार्ड नहीं है ये चीज़, समझा। पॉइंट इक्वेशन नंबर 4 समझा, अरे बोलो समझा, ठीक है। किसको किसको डिवाइड करूं, इक्वेशन 1 तुम्हारे काम का है नहीं, इसको अपडेट करके इक्वेशन 2 बनाया ना हम लोग ने, अरे हम कल पुट किया ना, वैसे ही तुम्हारा इक्वेशन 3 काम का है, इसको अपडेट किया ना इक्वेशन 4 बना के, तो मेरे काम का सिर्फ इक्वेशन नंबर और दोनों को डिवाइड किया। जीएच चाहिए था ना, एल्टीट्यूड चाहिए था ना, तो जीएच को ऊपर रखा और जी नीचे रखा। अब क्या चाहिए, डेप्थ, तो जीडी ऊपर रहेगा और हर एक चीज का मतलब है, छोटा छोटा चीज याद रखते हैं। चलो तो पॉइंट नंबर 5 लास्ट पॉइंट आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे, बोलो क्या कौन सा इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 2 and 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 चालू करते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 करते हैं। चलो तो ऊपर क्या लिख दूं बताओ मैं, जीडी, जीडी लिख दो, जीडी, तो बोलो जीडी ऊपर और नीचे जी ना, बोलो जीडी का आंसर क्या था, 4/3 जीरो पाई आर माइनस डी अपॉन जी का आंसर किधर गया, जी इधर ना, क्या ये वाला जी यूज करेंगे, अरे 2 बोला ना तुम लोगों ने, तो 2 वाला यूज करो ना, तो बोलो क्या 4/3 जीरो पाई आर ना, बराबर है, आर और आर माइनस डी को छोड़ के सब कैंसिल, देखो इसके बोल कैसा भी लिखो कैंसिल हुआ ना लास्ट में आके, बोलो बचा क्या, जी डी अपॉन इज इक्वल डी अपॉन आर, समझा। आर को दोनों को दूं, अभी क्या ना यहाँ पे दोनों को दे दो, बोलो क्या आएगा, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, आर कैंसिल, बोलो जी डी अपॉन जी का आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस डी बाय आर, समझा। लेकिन तुमको चाहिए क्या, तो जी को भेजू उधर, बोलो जी डी का फाइनल आंसर g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, समझा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डेप्थ ना, समझा। चेक करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ में जाने से कम हुआ कि बढ़ गया, कैसे मालूम पड़ा तुमको कम हुआ, मल्टीप्लाई करो, जी को अंदर मल्टीप्लाई करो, जी माइनस जी डी बाय आर आएगा, जी में से कुछ पैरामीटर कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ में कम हो जाएगा ना, समझा। डेप्थ में गए तो भी कम हुआ, हाइट पे गए तो भी बराबर, तो ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे, सरफेस पे भी किधर ज्यादा है वो देखते हैं अपन, बराबर, पोल्स में ज्यादा रहता है कि इक्वेटर में ज्यादा रहता है, बराबर। ये समझा ना तुमको कैसे किया है, इतना याद रहेगा जो जो पढ़ाया, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी हाइट पे देखा मतलब एल्टीट्यूड, फिर डेप्थ में जाके देखा, अब लैटिट्यूड पे देखते हैं, बराबर, लैटिट्यूड। चलो तो अब क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तो आएगा वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ क्या, किसमें वेरिएशन देख रहे हैं हम, जी में ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड। अब देखो लैटिट्यूड में एक्स जी का वेरिएशन कैसे होता है, अपन ने क्या देखा कि हर जगह अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम रहता है ना, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अर्थ के सरफेस पे हर एक जगह पे तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग मिलेगा, पोल्स पे अलग रहता है, इक्वेटर पे अलग रहता है, बराबर, ऐसा है। जो तुमको मालूम है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कहाँ रहता है, चलो वो देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग को पूरा अर्थ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे मेन चीज डायग्राम है, तो डायग्राम को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसा कुछ। अब वही लैटिट्यूड एल्टीट्यूड देखते हैं, देखो इधर आएगा ना कुछ सेंटर, बराबर, तो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर ना, इक्वेटर ना, ये इक्वेटर होता है ना, ये इक्वेटर समझो, बराबर, हाँ। और ऐसा अगर ऊपर जाऊँ मैं तो लैटिट्यूड ना, समझा ना, ऐसा, हाँ। तो एक ऊपर समझो थोड़ा सा, एक पर्सन है समझो यहाँ पे है, इधर समझो, इधर कोई एक बॉडी है, पॉइंट पी पे एक बॉडी है, बराबर, हाँ।
तो अगर मैं वहाँ पे बनाऊँ, देखो देखो कैसे आएगा। पहली बात तो ये जिसके अबाउट घूम रहा है अर्थ, ये तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा ये वेस्ट ना, ईस्ट ना, बराबर, ऐसा अर्थ ऐसा रोटेट होता है ना, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट होता है ना वो ऐसा। हाँ, तो चलो ये हो गया इसका एक्सिस रोटेशन का। और कुछ ट्रायंगल वगैरह बना देते हैं नीचे, देखो प्रॉपरली। अब ना ये देखो यहाँ पे बॉडी है, बॉडी लो कोई पर्सन है, समझो वो जो भी हो सकता है। इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वो निकालते हैं हम लोग, समझा, इधर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक और ऐसा बनाता हूँ सर्कल, ध्यान दो, हंसो मत, यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा कुछ समझो, बराबर, सेंटर से नहीं गया, ठीक है, समझ लो, बराबर, ऐसा कुछ। ये नीचे ये वाला पार्ट इक्वेटर है, ये थोड़ी, ये इक्वेटर नहीं है, वो जिसमें ऊपर एक सर्कल बनाया। ये जो सेंटर है, ये सेंटर किसका है, अर्थ का है पूरा। इधर भी एक सेंटर आएगा, ये सेंटर किसका रहेगा, ऊपर वाले सर्कल का ना, बराबर। ये सेंटर को मैं नाम देता है ओ डैश, सॉरी ओ लेते हैं क्योंकि मेन सेंटर नहीं, इसको नाम देते हैं ओ डैश, चलेगा। एक पर्सन पॉइंट पी पे है, एक पर्सन पॉइंट, इधर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमको चेक करने का है, बराबर। तो मैं ना थोड़ा इसको पहले ज्वाइन कर लेता है, देखो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, बराबर, ऐसा। और इधर ऊपर भी ज्वाइन करते हैं, ये दिख रहा है ऐसा। और इधर नीचे भी ज्वाइन करते हैं, चलो ये ऐसा कुछ। और हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है, थीटा। रीजन ऑल्टरनेट एंगल ना, पढ़ा ना 10वीं में 10th में z बनता है ना, तो एंगल सेम रहता है। और ना हम लोग यहाँ पे इसको, ये देखो, ये ऊपर एक सर्कल है ना, उसका जो छोटा सर्कल, इसको मैं रेडियस उसको कैपिटल स्मॉल r लेता है। ये जो है ये अर्थ का रेडियस है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ये अर्थ का रेडियस क्या लेते हैं हम लोग हमेशा, समझ में आता ना तुमको ये चीज़, ठीक है, समझा जो बनाया मैंने डायग्राम में अभी तक, समझा ना। तो पर्सन एक पॉइंट पी पे है, उधर रेडियस स्मॉल आर है, इधर कितना है कैपिटल आर है, समझा, ऐसा। हमको ना एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, बराबर, ये पॉइंट पे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुमको मैं कुछ स्टेप्स बोलता है, वो स्टेप्स याद रखो, उससे डेरिवेशन सॉल्व हो गया। थोड़ा कैसा याद रखने टाइप डेरिवेशन नहीं है, ऐसा देखो, अगर तुमको यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा ना, उसको मैं एज्यूम करेगा कि वो है जी डैश, वो क्या रहेगा, जी डैश, जी नहीं रहेगा, वो जी डैश रहेगा। ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, जी डैश। जी डैश का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जी डैश का जो आंसर आता है ना, वो रहता है मेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस ए आर, बराबर, ये फॉर्मूला है जी डैश का। जी डैश का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी माइनस ए आर। ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब पी से ओ की तरफ आने वाला एक्सेलरेशन, ये ए आर है, बराबर, समझा क्या, बोलो, हाँ, ये ए आर है। अब ए आर का एक फॉर्मूला रहता है, ए आर का एक फॉर्मूला है। अब तुमको भाई एकदम अभी जस्ट स्टेप बता रहा है, सॉल्व किया ही नहीं मैंने, जस्ट अभी समझ लो क्या करने का है, बाद में तुमको सिखाएगा तो एकदम डिटेल में सिखाता हूँ। सेकेंड पॉइंट है कि ये ए आर कैसे, देखो जी डैश में जी का आंसर तुमको मालूम है, जी सब निकालना अपने, जी ए आर के बारे में तुमको नहीं मालूम है। ए आर क्या रहता है, ए आर का आंसर होता है ए कॉस थीटा। अब ये कैसे आएगा मैं तुमको तो बताऊंगा। ए आर का आंसर क्या है, ए, इसमें वेक्टर लग गया, वेक्टर लॉजिक लगेगा, वेक्टर का लॉजिक लग गया, समझा। ए आर का आंसर क्या रहेगा, ए कॉस थीटा। और इसके अंदर जो ए है ना, ए का भी एक फॉर्मूला होता है, ए का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, बराबर। अब ये तुमको मैंने ये पढ़ाया नहीं ना, ये था कि तुमको, मेरे को लगता है ये तुमको 10th में था लगता ना, ओमेगा स्क्वायर आर। तो वो तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बनाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स रहता ना एफसीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें आता ना एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आता ना एम वी स्क्वायर। तो वो इधर से तो आया है, और किधर से आया, इधर से ही बना, इससे ही बनाते हैं उसको, बराबर। ये अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स का अच्छा फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन ना, न्यूटन का लॉ, बराबर। तो ए जो है ना, ए को लिखा जाता है ओमेगा स्क्वायर आर, ए को लिखते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर
आर बराबर, और v इक्वल टू आर ओमेगा, ये था क्या तुमको शायद, ये था 10th में नहीं, तो अभी देख लो ओमेगा का फॉर्मूला रहता है v बाय आर, अगर मैं ओमेगा का वैल्यू डालूँ तो ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर आर कैंसिल तो एम वी स्क्वायर बाय आर ऐसा आया था वहाँ पे, शायद तुमको डेरिवेशन नहीं था ना, ठीक है चलो ये अपने काम का नहीं है, इधर अभी लगने वाला नहीं है, लेकिन याद रखो ए का फॉर्मूला क्या रहता है, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ओमेगा स्क्वायर आर। चलो अब धीरे धीरे तुमको सिखाता मैं यहाँ पे क्या, देखो प्रॉब्लम है यहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है, देखो सब अट, देखो इसमें मेरे पास ए आर नहीं था तो ए आर का फॉर्मूला लिख दिया, इसमें ए आता है, ए भी नहीं है तो ए भी लिखा, ए में ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बराबर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर स्मॉल आर आता है, हमको स्मॉल आर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, हमारे पास कैपिटल आर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे को स्मॉल आर को पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, देखो मैं पीछे जाएगा ऐसा रिटर्न, मैं पहले निकालेगा स्मॉल आर को इन द टर्म ऑफ कैपिटल आर, वो एक बार मिल गया तो वैल्यू लाके मैं इधर पुट कर देगा, मुझे ए मिल जाएगा, एक बार ए मिल गया, ए लाके इधर पुट कर देगा तो क्या मिल जाएगा, ए आर मिल गया, ए आर मिल गया तो लाके इधर पुट गया तो क्या मिल जाएगा, जी डैश, जो मेरे को मेन चाहिए, पीछे जाएंगे, समझा, बोलो पहला स्टेप स्मॉल आर इन द टर्म ऑफ कैपिटल आर, पहला काम रहेगा, बताऊंगा कैसे करते हैं, सेकंड ए निकालेंगे बराबर, फिर थर्ड ए आर निकालेंगे, ये ए को इधर पुट किया तो ए आर मिल जाएगा ना, फोर्थ जी डैश, ए आर का वैल्यू इधर पुट करके जी डैश बराबर, और फिर तुम दो केस है, एक इक्वेटर और एक पोल्स का ऐसा केस है, समझा, टोटल 6 स्टेप में सॉल्व। चलो एक एक चीज, सबसे पहला स्टेप बोलो क्या निकालो, सबसे पहला फर्स्ट आर निकालो, स्मॉल आर इन द टर्म ऑफ कैपिटल आर, कैसे निकलेगा, एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें स्मॉल आर भी आता है कैपिटल आर भी आता है, बोर्ड पे ये सब कुछ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर स्मॉल और कैपिटल आर दोनों आता है, देखो पी ओ डैश ओ, उल्टा ही बोल सकते हैं ओ डैश पी, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आता है ना, बराबर है, बोलो कौन से ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ओ डैश पी, 90 पे आना चाहिए ना ऐसा, बराबर ना, हाँ ओ डैश पी, थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें एडजेसेंट भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं अपोजिट क्यों नहीं ले रहा है, अपोजिट तुमको मालूम ही नहीं है, तुमको क्या मालूम है, एडजेसेंट और, तो क्या लेंगे कॉस, बोलो कॉस थीटा क्या रहता है फॉर्मूला, राइट है ना, बोलो एडजस्ट समझ में आता है क्या, थीटा के बाजू वाला, अब सर थीटा के बाजू में तो स्मॉल आर भी है कैपिटल आर भी है, अरे जो बड़ा रहता है वो हाइपोटेन्यूज रहता है, मालूम है ना, तो बोलो क्या रहेगा एडजेसेंट स्मॉल आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अगर कॉस थीटा का आंसर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर है तो मुझे बताओ स्मॉल आर का आंसर क्या रहेगा, आर को दे भेजो, बोलो क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, निकाल दिया पहला काम, स्मॉल आर इन द टर्म ऑफ कैपिटल आर, समझा, अरे बोलो बता दिया क्या करने का, जस्ट सॉल्व करने वाला हूँ बस मैं, और कुछ नहीं। चलो तो ये मुझे मिल चुका है इक्वेशन नंबर 1, समझा, तुमको मालूम है पहले से कि मैं इसका यूज कहाँ करेगा, बताओ, ए आर में पुट कर देगा, ए आर ए में पुट कर देगा, ए में पुट करेगा, हाँ, तो ये मुझे यहाँ पे समझा ना, आर मिल जाएगा, नहीं आर को हटा दूंगा मैं यहाँ से, समझा ना, बोलो ये आर यहाँ से हट जाएगा, चलो ठीक है, तो हटाते हैं इसको, चलो बोलो क्या आ जाएगा फिर, हमको सेकंड पॉइंट सॉल्व करने का ना, ए ना, ये मालूम है कौन सा एक्सेलरेशन है, अब बोले सर ये ए है क्या, ए डैश ए आर क्या, समझ में नहीं आ, देखो ए वो एक्सेलरेशन है जो ये पर्सन पे लग रहा है ये डायरेक्शन में, समझ आ रहा है, फ्रॉम पी टू ओ डैश, ए आर वाला एक्सेलरेशन पी से ओ पे लग रहा है, ये हमारे काम का है ए आर, इसके लिए ए आर पे आना पड़ेगा तुमको, समझा, तो पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बताओ, वैसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन मतलब ए ना, डायरेक्टेड कहां से कहां पे, अरे ए वाला कहां से डायरेक्टेड है, ए वाला जो है वो कहां से कहां डायरेक्टेड है, पी से ओ डैश, डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू, समझा क्या, बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाया तुमको ये, पी से ओ डैश में जो डायरेक्टेड एक्सेलरेशन है वो क्या है, ए, बराबर ना, ए ना, चलो तो ए का फॉर्मूला तुमको आता है, नहीं आता तो देख लो, बोलो ए का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू ओमेगा, डब्लू नहीं है वो ओमेगा है, डब्लू मत लिख देना उसको, समझा, वो ओमेगा है, ऐसा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर, बराबर, स्मॉल आर का वैल्यू है ना तुम्हारे पास, अपडेट करो इसको, बोलो तुमको क्या, तुमको मालूम है ना स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, पुट करो, A विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, समझा कैसे बनाया ये,
अरे कैसे बनाया मैंने, आर के जगह पे आर का वैल्यू लिख दिया, मतलब तुमको बताना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 ना, बोलो समझा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाके यहाँ पुट कर दिया है मैंने। लेकिन यहाँ पे रुक जाए क्या, ये एक्सेलरेशन नहीं, हमको तो ए आर चाहिए, ए आर से जी डैश बनेगा ना, ए आर का फॉर्मूला आता है। अब देखो ए आर बना कैसे, देखो तुमको सिखाता हूँ एक चीज़ का, तुम लोग इसका आंसर बताएंगे कैसे है। देखो समझो ये एक वेक्टर है बराबर, ये एंगल है थीटा बराबर, ये वेक्टर को ना मैं क्या करता हूँ, ये वेक्टर को समझो, ये वेक्टर का नाम है कुछ ए बार, ये वेक्टर का नाम क्या है, ये वेक्टर को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ इधर, ये दिख रहा है इधर, तो अगर ये वेक्टर को मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर दूँ, ये दिख रहा है ऐसा, ऐसा प्रोजेक्ट कर दूँ और ये बीच में एंगल थीटा है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नया वेक्टर बना ना, इसको बोलते हैं ए कॉस थीटा। समझा क्या बताया मैं तुमको? अरे कोई भी चीज़ को जब प्रोजेक्ट करेंगे कहीं दूसरी जगह पे, तो साथ में क्या वो तो रहता है, साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। समझा? तुम्हारे पास बोलो इधर क्या था, ये दिख रहा है, ये इधर P से O डैश, P से O डैश की तरफ कौन जा रहा था, अरे ए ना, बताया ना, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू O डैश, इधर कौन जा रहा था, ए। ये चाहिए था क्या तुमको, तुमको ये चाहिए, ये वाला चाहिए ना ऐसा, तो तुमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया किधर, इधर ना, तो एक नया एक्सेलरेशन तुमको यहाँ मिला बराबर, बीच में एंगल कितना था, थीटा, तो ये ए बार बोलो क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। ये ए कॉस थीटा रेडियली डायरेक्टेड है ना, इसके लिए इसको बोलते हैं ए आर। ए आर का आंसर ए कॉस थीटा ऐसा आया। समझा क्या, बोलो नहीं समझा, समझा रहेगा, समझा ना, बोलो ठीक है। तो अब मैं वो समझा, मैं देखो मैं हर एक चीज़ बताता चल रहा है, ये कहाँ से है, ये फॉर्मूला है, इससे तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रूव हुआ था बराबर, ये तुमको मैं 12th में कराया कि आया कैसे, अभी बताने जाएगा तो बहुत बड़ा, ये पूरा डेरिवेशन जाएगा पूरा बोर्ड करते करते, ऐसा इतना बड़ा डेरिवेशन इसका, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर प्रूफ करने के लिए। तो ये देख लो इधर, ये तुमको समझा दिया कैसे आया, समझा। चलो तो हमको चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन ना, जो कहाँ से कहाँ, ये बताओ ये कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड है, ए आर किधर से किधर डायरेक्टेड है, पी से ओ ना बराबर। चलो ये निकालते हैं, बोलो एक्सेलरेशन, बोलो ए आर ना, डायरेक्टेड कहाँ से कहाँ पे, फ्रॉम P टू O। समझा, बोलो क्लियर, समझ में आता रहेगा ना तुम लोग को क्या हो रहा है यहाँ पे, P से O पे डायरेक्टेड ना। चलो तो क्या है बताओ, उसका फॉर्मूला ए आर बोलते हैं उसको ना, और उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे आया, ए आर क्या मिलता है, ए कॉस थीटा। तुम्हारे पास ए भी है ना, चलो इसको भी इक्वेशन देख के, हर एक पॉइंट में एक इक्वेशन दो, ये तुम्हारे लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज करूं, फ्रॉम इक्वेशन, समझा, बोलो समझ के चलो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, सॉरी इक्वेशन 2 का ए ला के इधर पुट कर दूं, वही होएगा ना, बोलो चलो लाया, बोलो क्या आएगा बताओ, ए आर का आंसर, ए की जगह पे ए का आंसर लिखो, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा पहले से है उसके पास, और मेरे पास भी ए के बाजू में क्या है बराबर, बोल रहे बताओ, बोलो क्या बन जाएगा, ए आर का आंसर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। समझा, बोलो ठीक है। तो ये हमारा ए, इधर रुक जाओ, क्या तुमको चाहिए, क्या तुमको तो जी डैश चाहिए, तो जी डैश पे आना पड़ेगा। चलो तो अब हम लोग निकालते हैं मेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी पे निकालेंगे ना, पी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी डैश ना, बताया था ना। चलो अब हमारा मेन आंसर आने वाला है, तो देखते रहो, ध्यान देते रहो, बोलो क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, हाँ एट पॉइंट पी पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने जा रहे हैं। किससे डिनोट करते हैं उसको, जी डैश से डिनोट, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला सिखाया है ना, जी डैश का आंसर रहेगा जी माइनस ए आर। एक मिनट, ए आर को भी इक्वेशन ले लूं, अरे हर एक पॉइंट में एक इक्वेशन लेते चलो, बताया ना तुमको, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 3 बराबर ना। चलो ए आर का वैल्यू उधर पुट करो, बोलो क्या बनता है, जी डैश जी माइनस ए आर का आंसर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तुम लोग 5 भी ले सकते हो, तुम्हारे सिलेबस में कुछ भी दिया रह सकता है। समझा, ये जी डैश का आंसर है, बराबर है। तो क्या लग रहा है तुमको, हम लोग तो सोच रहे थे कि पूरा सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रहता है, सरफेस पे क्या रहता है जी, लेकिन जी से भी कम मिल गया तुमको। समझा,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, समझा? तो जी किधर है, बोला था ना सरफेस पे, तो जी किधर, चलो ये समझा ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोलो कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, पी पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इधर निकालू क्या, इक्वेटर पे निकालू, इक्वेटर पे निकालू, और इधर निकालू पोल्स पे, निकाल के देखते हैं ना पोल्स पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है और इक्वेटर पे। चलो बोलो पहले क्या निकाल के दिखाऊं, बोलो पहले इक्वेटर निकालो। चलो इक्वेटर तो इक्वेटर, समझा ये क्या है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो तो ये नीचे उधर लिख दो, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना एट पॉइंट पी। लेकिन हमको तो कहाँ चाहिए, हमको इक्वेटर भी चाहिए और क्या चाहिए, पोल्स भी चाहिए। चलो इक्वेटर पे पहले तुम लोग बोल रहे हैं इक्वेटर निकालो, चलो इक्वेटर निकाल के दिखाता हूँ। जरा सोचो, बहुत इजी, इतना कुछ हार्ड नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज है थीटा। थीटा, ये पर्सन इधर था, इक्वेटर पे था क्या वो, उसको इक्वेटर पे लेके आओ। ये पर्सन यहां से चल 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 के इधर आएगा, ऐसा हो जाएगा। पहले थीटा था ना, जब यहां से ऐसा आ जाएगा इधर, तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा। अरे पहले इधर था, चल चल के इधर वो इक्वेटर पे आ गया, बोलो थीटा कितना है, 0। समझ में आया? तो मैं एट इक्वेटर अगर लिखूं तो इस पे मैं थीटा का आंसर क्या लिखेगा। देखो हर एक चीज को समझो, ऐसा नहीं करते जा रहे, हर एक चीज तुमको बता रहे किधर से आ रहा है वो सब चीज, समझा? ये तो फिजिक्स है बराबर, ऐसा तुमको किधर सिखाएंगे ना, ध्यान से देखो। थीटा का आंसर 0 समझा मैं क्यों ले रहा है। चलो तो पुट कर देते, cos 0 मालूम है कितना होता है, 1 ना, cos 0 का आंसर 1 होता है। चलो पुट करो, g डैश क्या रहेगा बताओ, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर 0, क्योंकि थीटा का आंसर 0 है, cos 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, बोलो g डैश का आंसर एट इक्वेटर, g डैश लिखता हूँ, g e लिख देता हूँ, समझ आएगा? e मतलब इक्वेटर पे निकाल रहे, बोलो g माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या तुमको g मिला, अरे g मिला क्या, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r मिला ना, मतलब इधर भी इक्वेटर पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g नहीं है, अलग है ना, अलग है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पोल्स पे जाते हैं। ये समझा, बोलो क्या है ये इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो अब वो पर्सन चल चल के कहां पे आ जाएगा बताओ, पोल्स पे। तो एट पोल्स, इधर देखो, इधर देखो, पर्सन इधर है ना, इधर से वो चल चल के इधर आ जाएगा, बोलो थीटा 90 हो जाएगा, 90 हो गया ना। तो बोलो थीटा का आंसर क्या ले लूं मैं, cos 90 0 होता है, cos 90 कितना होता है, मैथ से। चलो पुट करो, बोलो जी पी लिख दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, बोलो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos 90 कितना होता है 0, ये 0 होने की वजह से ये पूरा चीज 0 हो जाएगा। बोलो जी पी कितना मिलेगा, समझा? वो जी क्या था, वो जो हम लोग बोलते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो किधर रहता है, पोल पे, समझा? चलो एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को और दो, देखते तुमको, तुम लोग बता सकते हैं कि नहीं, बराबर। ध्यान से देखो जीपी और जीई को, जीपी को देखो और किसको देखो, और बताओ दोनों में से ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ज्यादा है कि इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल्स पे, क्योंकि इसमें कुछ माइनस हुआ नहीं लेकिन इधर माइनस हो गया, समझा? देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेन रोल प्ले करता है वेट वाले केस में। वेट मेजर करने के टाइम पे अरे लगता है ना m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सोचो सोचो, समझो मैं खड़ा है पोल्स पे, मैं कहाँ पे, पोल पे, तो जो मेरा मास रहेगा, समझो मेरा कुछ वेट 60 है, उसमें से देखो ये देखो थोड़ा डिटेल में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो वेट 60 है मेरा, बराबर। वेट का फॉर्मूला m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू, मैं पोल पे, मैं किधर है, तो मैं g यूज करेगा ना, gp यूज करेगा, gp का आंसर क्या है, g इक्वल टू कितना आएगा 60, g का आंसर 9.81 रहता है, उसको एज्यूम कर लो 10, क्या एज्यूम करते हैं, तो 10 इंटू m इक्वल टू 60, बोलो m का आंसर 6 ना, तो मेरा मास कितना रहेगा 6 बराबर kg, 6 kg मेरा मास है, जो किधर भी चेंज नहीं होगा। अब सुनो, मैं यहां से आ गया किधर, इक्वेटर पे आ गया, बराबर। अब मैं यहां से आ गया इक्वेटर पे, मेरा मास तो 6 kg रहेगा, मुझे वेट निकालना है इक्वेटर पे, मुझे मेरा वेट निकालना है, बराबर। मेरा वेट का निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मास को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर ना, बराबर। तो मास तो मेरा 6 है,
जी का जो आंसर है वो जी माइनस क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो तुम लोग बताओ, मेरा जो वेट है इधर 6, देखो यहाँ पे अगर मैं निकालूं वेट, तो मेरा वेट जो रहेगा वो 6g रहेगा। अरे जी याद है क्या, 10 से मल्टीप्लाई करो ना, जी को 10 ले रहा है मैं, 60 आया ना, इधर 60 है, इधर मेरा वेट उससे ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा ना। चलो मेरा तो ठीक है, मेरा ठीक है। समझो कोई ऐसा कोई इंसान है जिसने गोल्ड परचेस किया नॉर्थ पोल से, या फिर समझो इधर पोल्स नहीं, इक्वेटर से, समझो इक्वेटर से कोई गोल्ड परचेस कर रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। तो जो कांटा है, पॉइंटर है, वो कम वजन दिखाएगा किधर, क्योंकि इक्वेटर पे कुछ भी जाओ वजन कम रहता है ना, बराबर। और वो अगर यहाँ से ट्रैवल हुआ और किधर आया और इधर बेचा तो उसका वेट ज़्यादा मिल जाएगा ना उसको, समझा? दिख रहा है यहाँ से, बिजनेस नहीं, इसके पीछे साइंस है, समझा? यहाँ से अगर किसने गोल्ड खरीदा तो उसको वेट कम दिखाई देगा ना, वहाँ पे वो जो मीटर रहेगा वो तो कम दिखाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे जी के जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम रहता है, और वही पोल्स पे चले गया वो तो बढ़ जाएगा ना, समझा? हाँ फायदा, अरे इधर से कम में खरीदा, इधर आके ज्यादा में बेचा, हाँ हुआ, समझना कितना आएगा अगर एक साथ देखे गए तो, समझा? एक बात बता रहा है, ऐसा नहीं, जस्ट एक एग्जांपल बता, समझा? तो याद रखो इक्वेटर पे वेट कम रहता है और पोल्स पे ज्यादा रहेगा, समझा क्या बताया सर? याद रहेगा ना? चलो।